हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस का वीडियो 1 आप लोग देख चुके हैं। वहाँ पर मैंने आप लोगों को इतनी चीज़ों के बारे में बताया था। पहला पॉइंट ये था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उसकी मान्यताएं क्या हैं। दूसरे स्टेप में स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस के बारे में बताया था। वह आप लोग पहले से भी जानते थे, PV = μRT। उसके बाद उसी के एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको ये समझाया था कि आइडियल गैस और रियल गैस के बिहेवियर में डिफरेंस क्या होता है और इस डिफरेंस को हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे समझते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें लास्ट में मैंने आपको यही बताया था कि जब आप किसी गैस का टेम्परेचर हाई करते हैं और प्रेशर को लो करते हैं, याद रखिएगा प्रेशर को लो करने पर डेंसिटी भी लो हो जाती है। उस केस में रियल गैस का व्यवहार या उसका बिहेवियर लगभग वही होता है जो बिहेवियर आइडियल गैस का होता है। लेकिन जब आप रियल गैस का प्रेशर कम करते हैं, लो कर देते हैं, और उसका प्रेशर हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को लो कर देते हैं, उस केस में रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से डिफर हो जाता है। यहां तक मैंने आप लोगों को बताया था। और आप लोगों का मतलब केवल उतनी चीजों से होता है जिससे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो जब आप कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो सारे के सारे फार्मूले आपको आइडियल गैस के लिए ही दिए जाते हैं और वही फार्मूले आप लोग रियल गैस के लिए भी अप्लाई करते हैं। यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फार्मूले हम आपको बताएंगे वो सब आइडियल गैस के लिए ही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पज में रियल गैस के लिए भी हम लोग उन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो वीडियो 1 में, पार्ट 1 में मैंने आपको ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें ही बताई थी। अब आपको हम पहले उसी पर कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, फिर हम आगे का टॉपिक लेते हैं। क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं जो आप लोगों को हम पहले ही दे चुके हैं। जिनको नहीं मिला है वो ऑफिस में आकर के ले सकते हैं। अब क्वेश्चन बताने से पहले 2-3 पॉइंट हम आपको रिवाइज करवाए दे रहे हैं। जब आप गैस के बारे में पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट होने चाहिए। क्वेश्चन करते समय कुछ बेसिक थ्योरी तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी केस के आते हैं जब किसी बर्तन में कोई आइडियल गैस बंद होती है। तो मान लो इस बर्तन में आइडियल गैस बंद है, तो गैस का मतलब है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आता है हम किसी गैस की स्टेट को, उसकी अवस्था को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी आइडियल गैस की स्टेट को, अवस्था को हम 5 क्वांटिटीज से एक्सप्रेस करते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, S एंट्रोपी एंड U इंटरनल एनर्जी। 5 के अलावा और भी कुछ टर्म्स होते हैं, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, गैस की अवस्था का मतलब बर्तन किस स्थान पर रखा हुआ है इससे मतलब नहीं होता है। कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं, उनसे कहा जाता है स्टेट इक्वेशन ऑफ गैस, तो वो समझते हैं कि बर्तन कहाँ पे रखा हुआ है।
ज्यादातर न्यूमेरिकल में दिया होता है एक आइडियल गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाया गया है, तो वो क्या समझते हैं कि इस बर्तन को हमने उठाया और हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले गए हैं। ये इसका मतलब नहीं होता है। इसका नाम है स्टेट इक्वेशन ऑफ गैस। इसका नाम ये नहीं है कि स्टेट ऑफ कंटेनर, ये है स्टेट इक्वेशन ऑफ गैस। और गैस की अवस्था को, स्टेट को इन्हीं 5 वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 टर्म हीट में और आते हैं, हीट एनर्जी Q एंड वर्क डन। इसमें ये ध्यान रखिएगा Q और W ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनको पाथ फंक्शन कहते हैं। और ये 5 टर्म स्टेट फंक्शन होते हैं, ये स्टेट पर डिपेंड करते हैं। अब सवाल ये है कि इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो स्टेट इक्वेशन ऑफ गैस का फार्मूला वही होता है PV = μRT, और एक फार्मूला होता है PV = NKT। जो हमने बताया था उसको हम एक बार दोबारा रिपीट किए दे रहे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स म्यू के टर्म्स में है और ये इक्वेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N के टर्म्स में है। मान लो किसी क्वेश्चन में गैस के मोल्स दिए हुए हैं, तब आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। अगर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये दोनों स्टेट इक्वेशन हैं और इन फार्मूलों को एक बर्तन के अंदर बंद गैस के लिए अप्लाई किया जाता है। इसके एप्लीकेशन में सावधानी ये रखनी होती है कि जिस बर्तन के अंदर बंद गैस के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मान लो ये 3 बर्तन हैं A, B और C। 3 बर्तन हैं, तीनों में गैसें हैं। तीनों में अलग अलग गैस भी हो सकती है, सेम गैस भी हो सकती है, उससे हमारा मतलब नहीं है। बस 3 बर्तन हैं, तीनों में गैस है। अगर आप बर्तन A पर स्टेट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो फार्मूले में बर्तन A के अंदर जो गैस है उसी का प्रेशर होगा, उसी का वॉल्यूम होगा, उसी के नंबर ऑफ मोल्स होंगे और बर्तन A के अंदर गैस का टेम्परेचर होगा। जब आप बर्तन B के लिए अप्लाई करेंगे तो B में जो गैस है उसका प्रेशर होगा, उसका वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर है, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा। मतलब यह है कि एक इक्वेशन एक बर्तन के लिए होगी। गलती यहां पर क्या होती है, मान लो दोनों बर्तन में O2 गैस है, तो बच्चे क्या समझते हैं कि हम सेम गैस है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। वो गलत हो जाएगा। A और B में गैस सेम है, लेकिन A के लिए अलग इक्वेशन होगी, B के लिए अलग इक्वेशन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इक्वेशन में बर्तन A के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर ले लो और B के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम ले लो और C के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर ले लो, भले तीनों में सेम गैस हो। ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं और 2-3 क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो आप देखें। क्वेश्चन 1, Which of the following is state function? ये फॉर गैस ही होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन 4 होगा ऑल P, V and T। सेकेंड क्वेश्चन तो हमने बता दिया था, वो आप देखिएगा। अब आप आइए, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है अ वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ O2 गैस, मोलर मास इज 32
at temperature T, the pressure of the gas is P, and identical vessel contains 1 mole of helium gas, molar mass is 4 at a temperature 2T, has a pressure P। तो जैसा कि हमने पूरे ईयर आप लोगों को बताया है कि फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, थ्योरी को समझ करके छोटा सा रफ डायग्राम आप लोग जरूर बना लें, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक बर्तन में 1 मोल O2 गैस है जिसका टेम्परेचर T और प्रेशर P है। एक दूसरा आइडेंटिकल वेसल है जिसमें 1 मोल हीलियम है, इसका टेम्परेचर 2T है। तो ये बताओ इसका प्रेशर क्या होगा। तो हीलियम गैस का प्रेशर पूछा गया है, मैंने सपोज किया है P डैश, और क्वेश्चन में दिया है दोनों वेसल बर्तन आइडेंटिकल है। तो गैस का वॉल्यूम वही होता है जो बर्तन का वॉल्यूम होता है। जब दोनों बर्तन आइडेंटिकल हैं, एक समान है, तो ये डेफिनेट है दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी है। अब इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टेट इक्वेशन के अलावा दूसरा कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों बर्तन के लिए स्टेट इक्वेशन ही अप्लाई करना होगा। इस बर्तन के लिए अलग इक्वेशन होगी, इस बर्तन के लिए अलग इक्वेशन होगी, और दो अलग अलग इक्वेशन को मैथ में आप सॉल्व करते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो हम लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो आप देखें, आप इस वेसल के लिए अप्लाई करें PV इक्वल टू म्यू आर टी। ध्यान दें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो हमने PV इक्वल टू म्यू आर टी लिया है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होता तो हम NKT ले लेते। तो गैस का प्रेशर P, वॉल्यूम B, नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू R, टेम्परेचर T, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे बर्तन के लिए अप्लाई करें, प्रेशर P डैश, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू R, टेम्परेचर 2T, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आपसे P डैश पूछा गया है, आंसर P के टर्म्स में देना है, तो आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करें। आपने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, तो ये हुआ P डैश P अपान PV इक्वल टू 2RT अपान RT। तो सेम टर्म कैंसिल हो गए, वी गेट P डैश इक्वल टू 2P, थर्ड ऑप्शन हो गया। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत ही गुड क्वेश्चन है, और बहुत पहले ये क्वेश्चन IIT में आया है, वो भी सब्जेक्टिव में बहुत पहले आया हुआ है। मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को केवल इसलिए ले लिया है जिससे तमाम तरीके के डाउट्स और थ्योरी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो
इस क्वेश्चन में दिया है अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम दिस कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड आर्गन गैसेस at a temperature of 27 degrees Celsius and pressure 1 into 10 power 5 Newton upon meter square. The total mass of the mixture is 28 gram. The masses of the individual gases in the mixture, assuming them to be ideal. डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है एक क्लोज कंटेनर है, एक बंद बर्तन है जिसमें नियॉन और आर्गन गैसें हैं। इस बर्तन का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है और गैस मिक्सचर का टोटल मास आपको दिया हुआ है। दोनों गैस का इंडिविजुअल मास, अलग अलग मास आप लोगों से पूछा गया है। मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियॉन का मास क्या होगा और आर्गन का मास क्या होगा। तो आप लोगों में ज्यादातर जो स्टेट इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं PV इक्वल टू म्यू RT, उसमें आज के बाद से आप देखिएगा ज्यादातर क्वेश्चंस में बर्तन के अंदर प्योर गैस ही होती है। मिक्सचर ऑफ गैस के क्वेश्चंस फिजिक्स में थोड़ा कम आते हैं, हाँ कभी कभी आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, अगर किसी बर्तन में कई गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है, तो क्या हम PV इक्वल टू म्यू RT अप्लाई कर सकते हैं? तो काइनेटिक थ्योरी के वीडियो 1 में मैंने एप्लीकेशंस में आपको समझाया भी था, लिखाया भी था कि हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक बंद बर्तन में प्योर गैस हो, कई गैस का मिक्सचर हो, स्टेट इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। बस हम लोग मोल्स पूरे मिक्सचर का ले लेते हैं। तो अब आप देखें, हम मान लेते हैं नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स μ1 है, आर्गन के नंबर ऑफ मोल्स μ2 है। हम अप्लाई करते हैं, ये होगा PV इक्वल टू म्यू RT। अब क्वेश्चन में P दिया है, V दिया है, T दिया है और हमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास कहाँ हिडन होता है, कहाँ छिपा होता है? म्यू में। तो म्यू अननोन है, बाकी सारे टर्म नोन है। तो हम नोन को एक साइड में करते हैं, अननोन को दूसरे साइड में करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई सरप्राइजिंग थ्योरी कुछ नहीं होती है। जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है हम उसी को अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन में नोन को एक साइड में करें, अननोन को दूसरे साइड में करें। तो ये हुआ म्यू इक्वल टू PV अपॉन RT। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो प्रेशर 10 पावर 5, वॉल्यूम 0.02, R 8.31, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और इस फार्मूले में टेम्परेचर केवल केल्विन में होता है। म्यू आपका होगा मोल्स ऑफ नियॉन, तो नियॉन का मास m1 अपॉन नियॉन का मोलर मास। तो नियॉन का मोलर मास होगा 20, लेकिन 20 ग्राम पर मोल होता है और यहाँ पर सारी वैल्यू आपने SI सिस्टम में लिखी हैं। तो मोलर मास ग्राम पर मोल में नहीं होगा, kg पर मोल में होगा। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। PV इक्वल टू म्यू RT में अगर मास आपको कैलकुलेट करना है या मास आपको दिया है, मोलर मास का आप यूज करते हैं, तो
तो जब आप कहीं रेशियो ले लिया वो अलग की बात है, लेकिन कैलकुलेशन में जो कि सारे टर्म यहाँ पे एसआई सिस्टम है तो मोलर मास भी एसआई सिस्टम में होगा। तो ये होगा 20 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। आर्गन का मास m2 और आर्गन का मोलर मास 40 ग्राम पर मोल होता है, तो ये होगा 40 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻³ या अब आप देखें 10⁻³ आपका +3 न्यूमरेटर में जाएगा, इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में होगा। अगर आप ध्यान दें तो ये होगा 10⁻³ m1/20 प्लस m2/40 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻23, और इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 2500 लिख सकते हैं। 10⁻³ से कैंसिल, आप पूरे इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा 2m1 प्लस m2 इक्वल टू 40 इंटू 2 अपान 2500, लेकिन ये केजी में हुआ और ऑप्शन ग्राम में दिया है, तो आप इसको फिर ग्राम में चेंज करें, तो 40 इंटू 2 इंटू 1000 अपान 2500, तो ये कैंसिल हो गया। तो यह आपका हो गया 800/25, यह आपको 32 मिल गया। अब आप यहां से देखें, और क्वेश्चन में मिक्सचर का मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ मिक्सचर दिया है m1 प्लस m2 इक्वल टू 28 ग्राम, और आपने देखा 2m1 प्लस m2 इक्वल टू 32, सॉरी, एंड m1 प्लस m2 इक्वल टू 28। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली को माइनस करें तो m2 से कैंसिल, अब यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं, तो ये होगा लिखा है m1 इक्वल टू 4। अब m1 आपका 4 है तो m2 इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 1। आप इसे नोट करें, फिर इसे आपको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। यह हमने केवल इसलिए लिया है जिससे प्रीवियस थ्योरी आपको क्लियर हो जाए। अब आप देखें, तो
इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि क्लोज कंटेनर है जिसमें नियान और आर्गन गैस का मिक्सचर है। मिक्सचर का टोटल मास 28 ग्राम है। दोनों गैस का इंडिविजुअल अलग अलग मास आप लोगों से पूछा गया है। गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर आपको दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी बर्तन में गैस है तो उसका एक ही फार्मूला होता है PV इक्वल टू म्यू आर टी। अब चाहे बर्तन में प्योर गैस हो या मिक्सचर ऑफ गैस हो, तो हमें फार्मूले को लेकर के कोई डाउट नहीं है, हमें एक ही फार्मूला होगा PV इक्वल टू म्यू आर टी। हम अप्लाई करते हैं। आपसे नियान और आर्गन गैस का अलग अलग मास पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं नियान का मास m1 है, आर्गन का मास m2 है। तो आप अप्लाई करें PV इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, देन म्यू इक्वल टू PV अपॉन RT। अब आपने PV, R और T की वैल्यूज पुटअप किया। म्यू टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ आर्गन, तो आर्गन का मास m1 अपॉन आर्गन के नंबर ऑफ मोल, आर्गन का मोलर मास 20 ग्राम पर मोल होता है। अब यहीं पर बच्चों से गलती हो जाती है। जैसे कहेंगे ससारी कि नियान का मोलर मास 20 है तो 20 ग्राम पर मोल है। आर्गन का मोलर मास 40 है लेकिन 40 ग्राम पर मोल है। और एक इक्वेशन में दो अलग अलग सिस्टम की यूनिट नहीं यूज होती हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू आपने एसआई सिस्टम में लिया है, सभी की वैल्यू एसआई में ली है। और एसआई सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम नहीं केजी होती है, तो आपको मोलर मास केजी पर मोल में लेना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg पर मोल। आर्गन का मोलर मास 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg पर मोल। ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है। पॉइंट आपने यहाँ से हटाया तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 को आपने 831 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट मिला, और ये हो गया 2 इंटू 10 पावर 3। अब डिनोमिनेटर में 10 पावर माइनस 3 कॉमन है, उसे न्यूमरेटर में ले जाए तो 10 पावर 3 इंटू m1 अपॉन 20 प्लस m2 अपॉन 40 इक्वल टू दिस। और इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेशन में इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप 2500 लिख सकते हैं। 10 पावर 3 10 पावर 3 से कैंसिल। अब हम पूरे इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2m1, इसे 40 से मल्टीप्लाई करें m2, और राइट साइड को 40 से मल्टीप्लाई करें तो यह आपको केजी में मिला है। ऑप्शन ग्राम में ही दिए हुए हैं, तो अब आप केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लियर है, आपको 32 मिल गया। अब आपको दो इक्वेशंस मिल गई। ये क्वेश्चन में दिया है टोटल मास, और ये आपको कैलकुलेशन से मिला है 2m1 प्लस m2 इक्वल टू 32, m1 प्लस m2 इक्वल टू 28। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली को माइनस करें तो m1 इक्वल टू 4, और m1 की यही वैल्यू यहाँ पुट करें तो m2 आपका 24 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन के थ्रू ही चीजें आपको समझाएंगे, हम फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखें इस क्वेश्चन में दिया है, a vessel A contains 1 mole H2 gas at a pressure P and temperature T, and another vessel B contains 2 mole helium gas at a pressure P by 2 and temperature 2T. The ratio of volumes of vessel A and vessel B. तो क्वेश्चन की मीनिंग है कि दो वेसल है, दो बर्तन है। एक बर्तन ए है जिसमें 1 मोल हीलियम गैस है, दूसरे बर्तन बी में 2 मोल हीलियम गैस है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं।
क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो बर्तन हैं, एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। ए में 1 मोल हीलियम गैस है, बी में 2 मोल हीलियम गैस है। दोनों बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो आप लोगों से पूछा गया है। फिर वही बात आ गई, अगर किसी बर्तन में गैस है तो कुछ भी पूछा जाए उसके लिए एक ही फार्मूला होता है, स्टेट इक्वेशन। और अलग अलग बर्तन के लिए अलग अलग स्टेट इक्वेशन आपको बनानी पड़ती हैं। चलो दोनों बर्तन के लिए आप बना लें। तो हम ए के लिए बनाते हैं PV इक्वल टू म्यू आर टी। तो प्रेशर P, वॉल्यूम V1, म्यू 1 आर, टेम्परेचर T। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बर्तन B के लिए अप्लाई करें तो प्रेशर P/2, वॉल्यूम V2, नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू R, टेम्परेचर 2T। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करें तो ये हुआ PV1 अपान PV2 अपान 2 इक्वल टू RT अपान 4RT, 1 अपान 4। तो 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, राइट में आएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वी गेट V1 अपान V2। अब यहाँ पर 2 आपका ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, जब राइट साइड में लाओगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपान 8। ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। आप इसे नोट करें। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताए। अब मैं आपको आगे की थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो आगे की थ्योरी में हम आपको ये बताएंगे, जब किसी बर्तन में कोई आइडियल गैस होती है तो बर्तन की दीवारों पर जो प्रेशर डेवलप होता है वो क्यों डेवलप होता है और उसका करेक्ट फार्मूला क्या होता है। अब हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और उस टॉपिक का नाम होगा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। अब आप लोग नोट करें, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आप साथ में नोट जरूर करिएगा जिससे नोट्स आपके पास बने रहें। अब आप देखें, जब आप ये कहते हैं कि एक बर्तन में कोई आइडियल गैस है तो किसी बर्तन में गैस होने का मतलब होता है बर्तन में ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आप इमेजिन करो, इस कंटेनर में कोई आइडियल गैस है,
गैस मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, और जब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी कोलिजन करते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार से भी कोलिजन करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं इससे गैस का प्रेशर डेवलप नहीं होता है, लेकिन जब कोई गैस का मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराता है तभी गैस का प्रेशर डेवलप होता है। कैसे? मान लो गैस मॉलिक्यूल का मास m है और वो जाता है बर्तन की दीवार से टकराता है, तो मान लो गैस मॉलिक्यूल का मास m है और जिस समय दीवार से कोलिजन करता है उस समय उसकी स्पीड v है। जब गैस का मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराएगा, किसी भी डायरेक्शन में टकराए, कोलिजन आपका नॉर्मल भी हो सकता है, किसी एंगल पर भी हो सकता है, वो आपको भी पता है कि गैस मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम मोशन होता है। जब गैस मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम के ड्यू टू बर्तन की दीवार पर एक एवरेज फोर्स एक्ट होगा, और बर्तन की दीवार के पास एरिया पहले से है, और आप जानते हैं कि एवरेज फोर्स अपॉन एरिया को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो बहुत सिंपल थ्योरी है, जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम के ड्यू टू बर्तन की दीवारों पर एक औसत बल, एक एवरेज फोर्स एक्ट होता है, और उसी फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग गैस प्रेशर कहते हैं। एक्चुअली यह प्रेशर बर्तन की दीवारों पर एक्ट होता है, उसी प्रेशर को हम लोग गैस प्रेशर कहते हैं। अब इसके फार्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, इसका फिक्स फार्मूला होता है, वह आपको सीधे सीधे हम बता देते हैं। यहाँ पर दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है गैस प्रेशर का डेवलप होना किस थ्योरी पर बेस्ड है, तो गैस प्रेशर का डेवलप होना न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। क्योंकि गैस प्रेशर क्यों डेवलप हुआ है? चेंज इन मोमेंटम के ड्यू टू। पहले चेंज इन मोमेंटम हुआ है, फिर दीवार पर फोर्स एक्ट हुआ है, फिर प्रेशर डेवलप हुआ है, और चेंज इन मोमेंटम के ड्यू टू जो फोर्स डेवलप होता है यही तो न्यूटन का दूसरा नियम है। तो गैस प्रेशर का डेवलप होना न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड है, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर हम किसी गैस के वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप गैस के वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे भी आपको प्रेशर लॉ में। अब रीजनिंग में पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, तो जब आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तब मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज होगी। मास मॉलिक्यूल का फिक्स रहेगा, वो आप भी जानते हैं, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और उनकी स्पीड इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम m भी इंक्रीज होगा। जब मोमेंटम इंक्रीज होगा तो चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होगा, और चेंज इन मोमेंटम के इंक्रीज होने से एवरेज फोर्स इंक्रीज होगा, और जब फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एक ऑप्शन दिया रहता है कि गैस प्रेशर टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर क्यों इंक्रीज होता है, तो दो रीजन है। एक तो मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज होती है, दूसरा टेम्परेचर को इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल की उछल कूद बढ़ जाती है। उछल कूद बढ़ने का मतलब यह है कि पर यूनिट टाइम में उनके टकराने की संख्या, या आप टेक्निकल लैंग्वेज में कह लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनकी थोड़ी उछल कूद बढ़ जाती है। उछल कूद बढ़ने का मतलब ये होता है
कि पर यूनिट टाइम में टकराने की संख्या या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये चीजें थ्योरेटिकली अक्सर पूछ ली जाती हैं। अब हम सीधे फार्मूले पर आते हैं। फार्मूला आपके सामने है, आप लोग नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं या हम बता ही देते हैं। अगर किसी बर्तन में कोई गैस है तब उसके प्रेशर का फार्मूला होता है P = 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू VRMS का स्क्वायर अपॉन कैपिटल E। ये फार्मूला हमने प्योर गैस के लिए बताया है, या आप ध्यान रखिएगा। मिक्सचर ऑफ गैस के क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। इस फार्मूले में स्मॉल m गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, VRMS गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है इसके बारे में अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे। कैपिटल B वॉल्यूम है। अब आप देखें, ये फार्मूला आपको बताता है और इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गैस प्रेशर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल है। और जब आप मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो मास ऑफ द गैस हो जाएगा। तो किसी गैस का मास क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल का ही तो मास होता है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो मास ऑफ द गैस होगा। और गैस प्रेशर VRMS स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोगों में छोटे छोटे रेशियो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं जो बहुत इजी होते हैं, बट टाइम पढ़ने पर आपको फार्मूला याद आ जाना चाहिए और कोई बहुत आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं पड़ती। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पर आते हैं। आप एप्लीकेशंस देखें। फर्स्ट एप्लीकेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू N/T। N मीन्स नंबर ऑफ कोलिजन्स अपॉन टाइम, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। सेकंड, जो फार्मूला हमने लिखा था अभी अभी, हम साइड में फिर लिखे देते हैं। अब B को लेफ्ट में ले आए तो यही इक्वेशन हो जाएगी PV = दिस। अब आप देखें, 1/3 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल है। आप जानते हैं इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, चेंज हम कर भी नहीं सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो हम समझाना चाहते हैं। 1/2 MVRMS स्क्वायर, तो गैस का 1 मॉलिक्यूल एक सिंगल पार्टिकल ही तो है, और एक सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। गैस मॉलिक्यूल की स्पीड के स्थान पर आप VRMS लेते हैं, ले सकते हैं, तो 1/2 mv स्क्वायर ये गैस के 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये हुआ गैस के 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गैस की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो होती क्या है, गैस के सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल है वही गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इनटू 2/3। और आगे हम आपको डिटेल में समझाएंगे,
जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है उसी को गैस की इंटरनल एनर्जी भी कहा जाता है। तो ये हुआ पीवी इक्वल टू 2/3 इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये पुराने फॉर्मेट का क्वेश्चन है लेकिन पूछा भी जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा और नोट आप कर ले जल्दी इसको, फिर हम आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू 2/3 इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम को राइट में ले आए। तो ये हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, इसको कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। देन इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू इंटरनल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, गैस प्रेशर इंटरनल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3 होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है गैस प्रेशर किसके इक्वल टू होता है, तो अगर ऑप्शन में ये दिया है 2/3 इंटू इंटरनल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप इसी को टिक करेंगे। आप नोट करें इसे। अब आप देखें, अब आपको हम बताएंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली VRMS से एक क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है। तो आप देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। खैर आप उस टर्म में मत जाएं, आप इसको यही कहें रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको हम VRMS से डिनोट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि VRMS की फिजिकल मीनिंग क्या होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो AC के चैप्टर में जब हमने रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के बारे में बताया था, तो वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था। अब आप ध्यान से देखें, आप इसको ऐसे समझें, हम अपनी बात को शब्दों में भी लिख सकते हैं और चाहे तो सिंबल में भी तो लिख सकते हैं। अरे आपने कहा 4, तो ऐसे भी लिखा और ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने कहा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट का सिंबल भी बना सकते हैं। तो आप देखें VRMS, इसका पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहां पर जो रूट है ये वास्तव में स्क्वायर रूट होता है। ये परंपरा है, अगर केवल रूट लिखा है तो उसकी मीनिंग स्क्वायर रूट होती है। मान लो क्यूब रूट लिखना है, अगर कहीं पर क्यूब रूट कहा गया है तो फिर उसे क्यूब लिखना पड़ेगा। मान लो x का क्यूब रूट लेना है तो x पावर 1/3 होगा, x का स्क्वायर रूट लेना है तो x पावर हाफ हो जाएगा। यह आप जानते हैं, क्यूब रूट में पावर 1/3 होती है, स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती है।
और x पावर 1/2 को हम ये सिंबल भी लिख देते हैं, चाहे आप ऐसे लिखो स्क्वायर रूट x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर रूट वर्ड में है, वर्ड हटा देते हैं, सिंबल यूज करेंगे। तो रूट मीन्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को वर्ड में आपने हटा दिया तो ये सिंबल आ गया। हमने बस इसको वर्ड में हटाया है, सिंबल का यूज किया है। तो ये है स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसकी मीनिंग होती है पहले आप स्पीड का स्क्वायर करो, बाद में उसका मीन लो या एवरेज लो। तो ये हुआ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। इससे हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब आप किसी भी क्वांटिटी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है पहले आप क्वांटिटी का स्क्वायर करो, फिर आप उसका एवरेज लो, उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। पहले आप क्वांटिटी का स्क्वायर करें, स्क्वायर के बाद आप उसका एवरेज ले लें, बाद में आप उस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करो। अगर हम इसको और लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल तो रहेगा ही, स्पीड का आपने स्क्वायर किया और मीन का सिंबल आपका ये होता है। तो मैथमेटिकली आप BRMS को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट तो है ही, स्पीड v का आपने स्क्वायर किया और आपने इसका मीन या एवरेज ले लिया। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें, तो ये हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड की मीनिंग समझाने के लिए आपको बताया है। अब आपको अल्टीमेट फार्मूले ही चाहिए। तो आप मान लो एक कंटेनर में गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं और सभी मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग आपको दी हुई है। पूछा जाए उनकी BRMS क्या होगी, तो ये फार्मूला कहता है कि सभी की स्पीड का स्क्वायर करो, फिर आप उसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने का मतलब है सभी के स्क्वायर को सम करो, ऐड करो और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करो, ये एवरेज हो गया। जो मिले उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो आप फार्मूले के फॉर्म में इसको देखें, हमने लिखा है कि लेट देयर आर n गैस मॉलिक्यूल्स, their speeds are v1, v2, v3 and so on vn respectively, then BRMS equal to square root v1 square plus v2 square plus v3 square plus v4 square plus and so on upon number of molecules। आप नोट करें इसे। तो BRMS का ये एक फार्मूला आपको मिल गया। चलो वो तो हमने लिख ही दिया था। अब एक क्वेश्चन आप लोग देखें। ये क्वेश्चन है कि लेट देयर आर 4 गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स v2, v3, v and 4v रेस्पेक्टिवली, फाइंड देयर RMS वैल्यू। तो गैस के 4 मॉलिक्यूल की स्पीड आपको दी हुई है
और उनकी आरएमएस वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। तो क्वेश्चन में दिया है V1 V, V2 2V, V3 3V, V4 आपका 4V है। तो आप देखें VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट V1 स्क्वायर, V स्क्वायर V2, 2V का स्क्वायर V3, 3V का स्क्वायर V4, 4V का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 है। ये आंसर हो, आप इसको नोट करें, इसे आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप इसके कुछ एप्लीकेशंस आप देखते चलें। तो सेकंड एप्लीकेशन पर हम ये आते हैं, फॉर प्योर गैस। अगर किसी कंटेनर में प्योर गैस है तो उसके लिए प्रेशर का यही फार्मूला अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये गैस का मास हो गया। तो इसके प्लेस पर आपने मास ऑफ गैस लिख दिया, और मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी को यहाँ पर हम रो से डिनोट करते हैं। तो यू गेट प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर। इस फार्मूले का एप्लीकेशन आप लोगों में आता रहता है। तो अब यहाँ से आप देखें VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर का एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया। इसके पहले एक फार्मूला हमने ये बताया है, स्क्वायर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा फार्मूला आपका ये है। इस फार्मूले पर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी गैस की डेंसिटी को रो को कांस्टेंट रखते हैं तो देन VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट प्रेशर होगा। लेकिन ये तभी होगा जब डेंसिटी कांस्टेंट है। आगे हम आपको बताएंगे, अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो VRMS प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें, फॉर प्योर गैस, अगर किसी बर्तन में प्योर गैस है तो देन PV इक्वल टू म्यू RT, म्यू इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, म्यू इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास इनटू RT। मास ऑफ द गैस को हमने पूरे नोट्स में कैपिटल M से डिनोट किया है, मोलर मास को M0 से डिनोट किया है, और एक मॉलिक्यूल के मास को मैंने स्मॉल m से डिनोट किया है। यह आप ध्यान रखिएगा। अब हम वॉल्यूम को राइट में लाते हैं। तो ये हुआ P इक्वल टू M अपॉन M0 इंटू RT अपॉन V, और मास अपॉन वॉल्यूम के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी। तो V गेट प्रेशर इक्वल टू रो RT अपॉन M0। अब आप देखें, तो डेंसिटी को लेफ्ट में लाएं तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल टू RT अपॉन M0। और अभी अभी हमने बताया है कि VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब आप प्रेशर अपॉन डेंसिटी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन M0। तो आप लिखें, तो वी गेट VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और P अपॉन
डेंसिटी के प्लेस पर RT अपॉन m नॉट। अब आप देखें गैस मॉलिक्यूल की RMS स्पीड के एक फार्मूला ये भी है और दूसरा फार्मूला आपका ये भी है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अभी अभी हमने ये फार्मूला आपको बताया, P अपान, अब आप पुट करें P अपान रो इक्वल टू RT अपान m नॉट में आपने ये पढ़ा VRMS इक्वल टू दिस, और आपने कैलकुलेट किया प्रेशर अपान डेंसिटी इक्वल टू दिस, तो प्रेशर अपान डेंसिटी के प्लेस पर ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो देन VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 RT अपान m नॉट। तो VRMS स्पीड का एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, और हमने आपको बताया था किसी भी प्योर गैस के लिए गैस कांस्टेंट R अपॉन मोलर मास इक्वल टू K बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। आप ये देखें, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि इस थ्योरी का हम बार बार यूज करेंगे किसी भी प्योर गैस के लिए। गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास इक्वल टू K बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इस फार्मूले में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, m नॉट मोलर मास है, और ये फार्मूला किसी प्योर गैस के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। अब आप इसी फार्मूले में R अपान m नॉट के प्लेस पर K अपान स्मॉल m को पुट करें तो वी गेट VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 KT अपान स्मॉल m। अब आप देखें, अब आपको हम बताते हैं। अब थोड़ा बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ये बर्तन है, लौट कर आप वहीं पर आवेंगे। ये एक बर्तन है जिसमें कोई गैस है, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो VRMS है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है, ये बर्तन की स्पीड नहीं है। आपने कंटेनर को उठा के कहीं नहीं फेंक दिया है, ये गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है। इसके मैंने आपको इतने फार्मूले बताए हैं, हम सब एक साथ लिखे देते हैं। VRMS के ये तीन फार्मूले आप लोगों के सामने हैं। तीनों फार्मूले प्योर गैस के लिए हैं। आप क्वेश्चन में किस फार्मूले का यूज करेंगे यह डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन किस में दी हुई है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रेशर और डेंसिटी दिया है तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर और मोलर मास दिया है तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दिया है तब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये फार्मूला नहीं पता होता है और एग्जामिनेशन में आ जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
वैसे ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इसी फार्मूले पर मिलेंगे। अब आप ध्यान से देखें, अभी अभी हमने आपको बताया है डिराइव करके कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल टू RT अपॉन एम नॉट। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर आप कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो किसी बर्तन में प्योर गैस है, तो किसी भी गैस का R कांस्टेंट है, किसी भी गैस का मोलर मास m नॉट भी कांस्टेंट है, तो R तो वैसे भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और किसी भी गैस का मोलर मास m नॉट भी कांस्टेंट है। अगर आप गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं तो ये पूरा रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप इसको यहां पर अप्लाई करें, तो अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो VRMS क्या है, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं तो VRMS कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब है VRMS प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो बता रहा है कि VRMS स्क्वायर रूट प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो VRMS स्क्वायर रूट प्रेशर के प्रोपोर्शनल तब है जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देन VRMS प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर 0, VRMS प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। ये ग्राफ कई बार पूछा गया है। अगर आप x एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं, y एक्सिस पर VRMS लेते हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर VRMS कांस्टेंट होगा, और जब VRMS कांस्टेंट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट होगा और VRMS के एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये सब आपने बहुत पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, तो आपने पढ़ा VRMS इक्वल टू दिस। तो ये इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करती है कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टेम्परेचर इफ m नॉट इज सेम, और m नॉट सेम होने का मतलब कि गैस सेम है, क्योंकि किसी गैस का मोलर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके बेसिस पर आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कि VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट T1 अपॉन T2। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा इफ टेम्परेचर ऑफ सेम गैस देखो ये फार्मूला ज्यादातर बुक्स में लिखा भी रहता है, बस आप एप्लीकेशन में ये ध्यान रखिएगा कि ये रिलेशन तभी वैलिड है जब m नॉट कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब m नॉट कांस्टेंट हो, और ये तभी संभव होगा जब आप सेम गैस का टेम्परेचर T1 केल्विन से चेंज करके T2 केल्विन कर देते हैं। और इस फार्मूले में टेम्परेचर केवल और केवल केल्विन में होगा, यह आप ध्यान रखिएगा। इस बात को आप देखते चले, काइनेटिक थ्योरी में जितने भी फार्मूले आपको हम बताएंगे टेम्परेचर केवल और केवल केल्विन में ही होगा। अगर कहीं डिग्री सेल्सियस में हो सकता है तो वो हम अलग से लिखेंगे, हालांकि ऐसा कोई केस यहाँ पर आता नहीं है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर सारे फार्मूले PV इक्वल टू म्यू RT से ही डिराइव होते हैं, और आप जानते हैं कि PV इक्वल टू म्यू RT में टेम्परेचर केवल और केवल केल्विन में होता है। इसीलिए यहाँ के सारे फार्मूलों में टेम्परेचर
केल्विन में ही होता है। अब जैसे मान लो एक बर्तन में हीलियम गैस है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस है, एक का T1 दिया है, दूसरे का T2 दिया है, आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो अलग हो जाएगा, क्योंकि हीलियम और ऑक्सीजन का यम नॉट क्या है, अलग अलग है। अगर आपसे ये कहा जाए कि हीलियम गैस का टेम्परेचर T1 से T2 किया गया है, गैस मॉलिक्यूल की स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ये एप्लीकेशन आपके सामने आ ही गया। अब जैसे मान लो इस बर्तन में गैस 1 है, जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन, मोलर मास यम नॉट 1। ये दूसरा बर्तन है, इसमें गैस 2 है, जिसका टेम्परेचर T2 केल्विन और मोलर मास यम नॉट 2 है। अब इसके मॉलिक्यूल की जो आरएमएस स्पीड है, सपोज करो BRMS 1 है, तो इक्वल टू 3R, टेम्परेचर क्या होगा T1 अपान मोलर मास यम नॉट 1। इस बर्तन में बंद गैस के मॉलिक्यूल की BRMS स्पीड, सपोज करो BRMS 2 है, इक्वल टू स्क्वायर रूट 3R, टेम्परेचर T2 अपान m नॉट 2। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल की BRMS स्पीड का रेशियो पूछा गया है, तो आप पहले दोनों के BRMS का फार्मूला अलग अलग लिखें, बाद में उनका रेशियो ले लें। जब आप रेशियो लेंगे तो कॉमन टर्म 3R है, ये कैंसिल हो जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। बड़ी अच्छी थ्योरी है, या आप ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए, इसको समझाने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग थोड़ा याद करें, ग्रेविटेशन की यूनिट में एस्केप स्पीड के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है। इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? तो मैंने आप लोगों को बताया था, एस्केप वेलोसिटी की मीनिंग होती है कि पार्टिकल को कम से कम कितनी स्पीड दे दी जाए कि ये अर्थ की ग्रेविटी को हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए। एक तो ये होता है, आपने फेंका, कुछ हाइट पे जाने के बाद फिर जमीन पे वापस आ गया, तो वो एस्केप वेलोसिटी नहीं हुई। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है आपने मिनिमम उतनी स्पीड प्रोवाइड किया है जिसको गेन करने के बाद वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ करके हमेशा के लिए चला गया है। इसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और मैंने बताया था कि एस्केप वेलोसिटी जिस पार्टिकल को फेंका जाता है उसके मास से इंडिपेंडेंट होता है। इसी का यहाँ पर यूज है, इसीलिए हमने थोड़ा रीबैक में हमने। तो अब आप इसको ऐसे सोचें, हम लोग अर्थ पर रहते हैं, तो हमारे चारों ओर गैसें हैं, और गैसें कोई आज से तो है नहीं, पता नहीं करोड़ों अरबों साल से है, तभी तो लाइफ है यहाँ पे। तो अर्थ के चारों ओर अगर गैसें हैं तो ये कंफर्म है कि गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, आरएमएस स्पीड है, वो एस्केप वेलोसिटी के कंपेयर में एस्केप वेलोसिटी से कम है। अगर कहीं अर्थ के चारों ओर जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी जिस दिन एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तो वो अर्थ की ग्रेविटी को, अर्थ के सरफेस को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। जब गैस एस्केप कर जाएगी तो अर्थ के चारों ओर वैक्यूम डेवलप होगा।
वैक्यूम डेवलप होने का मतलब है कोई सांस ही नहीं ले पाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं। इससे ये प्रूफ होता है कि अर्थ के चारों ओर जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के कंपेयर में काफी कम है। इसी थ्योरी को लेकर के नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अब आप लोग देखें। तो मैंने डायग्राम में शो किया है, ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है VE = 11.2 किलोमीटर अपॉन सेकंड, वो आप जानते हैं। अब हमने लिखा एटमॉस्फेयर कैन एग्जिस्ट इफ एट रूम टेम्परेचर VRMS of air molecules is much less than VE। तो कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अर्थ पर कितना टेम्परेचर हो जाए कि गैस के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएं। तो अर्थ के चारों ओर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनकी RMS स्पीड का फार्मूला यही तो होगा 3RT/m0। अब अर्थ के चारों ओर प्योर गैस नहीं है, तो यहाँ मोलर मास हम लोग एयर का लेते हैं। अगर ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए तो मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और एयर का मोलर मास सुन ले, कोई याद रखना जरूरी नहीं है। एयर कई गैसों का मिक्सचर होता है और एयर का मोलर मास 29 ग्राम पर मोल लिया जाता है। अगर आपको कहीं पर लेना हो, वैसे एग्जामिनेशन में ये वैल्यू आपको दी रहती है। अब हम आगे आते हैं। अब आप देखें, एक थ्योरी आती है मैक्सवेलियन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है वो आप देखें। ये थ्योरेटिकल है, पर ध्यान से आप देखिएगा। आप इसको थोड़ा सा सोचें। आप इमेजिन करें एक कंटेनर में कोई आइडियल गैस है और गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, लगातार एक दूसरे से भी कोलिजन करते हैं, कंटेनर की दीवार से भी कोलिजन करते हैं और गैस मॉलिक्यूल के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 1 मोल गैस लेते हैं तो गैस मॉलिक्यूल के नंबर 10 पावर 23 के ऑर्डर में होंगे। 10 पावर 23 एक बहुत बड़ा नंबर है। मान लो आपने आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो कि 2 लीटर के बर्तन में 1 मोल आपने आइडियल गैस ले लिया, तो आपने छोटे से 2 लीटर के बर्तन में 1 मोल आइडियल गैस लिया है, उसी में 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। 10 पावर 23 का मतलब कई खरब मॉलिक्यूल्स हैं और ये लगातार मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, बर्तन की दीवार से टकराते हैं। तो अब ये कहने की अलग से जरूरत ही नहीं रह जाती है कि जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये सब आपको हम बता चुके हैं। गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के कारण होती है। गैस मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाया टेम्परेचर है। तो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के पीछे जो सोर्स है वो टेम्परेचर ही है। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं मैक्सवेल, उन्होंने कुछ स्टडी की थी। क्या किया था वो आप देखें। ये अरबों खरबों मॉलिक्यूल लगातार छोटे से बर्तन में मोशन कर रहे हैं,
तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है कि ये आपस में कोलिजन करेंगे, और जब आपस में कोलिजन करेंगे तो इनकी स्पीड लगातार चेंज होगी। ऐसे केस में गैस मॉलिक्यूल की स्पीड की स्टडी करना बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। वो जो लगातार मोशन कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो किसी टाइम पर हम उनकी वेलोसिटी की स्पीड की स्टडी कर कैसे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? मान लो किसी टेक्निक से ये बता भी दिया गया कि इस टाइम पर इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है, तो अगले ही क्षण क्या होगा, चारों तरफ के मॉलिक्यूल टक्कर देंगे, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इस टिपिकल स्टडी को मैक्सवेल ने किया था और उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे जो थ्योरेटिकल हैं, बहुत डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, उसी पर आपको ध्यान से देना है। और एक चीज पर आप और सोचें, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि गैस मॉलिक्यूल की स्पीड टेम्परेचर के कारण होती है, तो अगर हम टेम्परेचर को यूनिफॉर्म रखें, कांस्टेंट रखें, तो सारे मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होनी चाहिए। ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल लगातार कोलिजन कर रहे हैं। तो पहला रूल यही है कि किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर तीनों को फिक्स रखा जाए, तब भी सभी मॉलिक्यूल की स्पीड सेम टाइम पर सेम नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो लगातार कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन के ड्यू टू उनकी स्पीड चेंज हो रही है। पहली बात। दूसरी बात मैक्सवेल ने ये कही थी कि किसी गैस मॉलिक्यूल की इंस्टैन्टेनियस स्पीड का डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। किसी भी क्षण पर, किसी भी टाइम पर पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, इसको हम किसी टेक्निक से डिसाइड नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे समझें, मान लो कोई ये कहे कि ये बताओ, ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, खास मॉलिक्यूल है, बताओ एक सिंगल टाइम पर इसकी स्पीड क्या होगी। तो मैक्सवेल कहते हैं इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की इंस्टैन्टेनियस स्पीड का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड किसी भी टाइम पर 0 से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि इंस्टैन्टेनियस स्पीड ऑफ पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। अब मैक्सवेल ने बहुत सारी स्टडी करने के बाद गैस मॉलिक्यूल की 3 स्पीड दी थी। पहला है VRMS, दूसरा है एवरेज और तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड को हम इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम BP से डिनोट करते हैं। जिसमें VRMS के बारे में हम आपको बता चुके हैं, बारे में का मतलब है VRMS के फार्मूले हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों का केवल फार्मूला जानना है, वो आपको अभी हम बताए दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये आती है, मैक्सवेल ने गैस मॉलिक्यूल की 3 स्पीड दी थी, तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों के फार्मूले अलग अलग हैं। मान लो क्वेश्चन में केवल स्पीड पूछा जाए तो आप कौन सी स्पीड लेंगे? तो मैक्सवेल ने कहा था इन तीनों स्पीड में RMS स्पीड को वर्चुअल स्पीड माना जाता है। अगर स्पीड को डिफाइन नहीं किया गया है तब आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड को ही लेंगे। फार्मूले क्या होते हैं वो आप लोग देखिए। ये दोनों पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। हम एक बार रीड किए देते हैं। इन a given mass of a gas, the velocities of all molecules
are not the same even that P, V and T are fixed. मतलब गिवन मास की गैस अगर है तो सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, भले आप P, V और T को फिक्स रखें, कांस्टेंट रखें। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, it may have any value between 0 and infinite. Third, there are three speeds are assumed by Maxwell. ये तीनों आपको दिए हैं। फर्स्ट VRMS, सेकेंड एवरेज, थर्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड BP। एवरेज स्पीड का फार्मूला ये होता है। एवरेज स्पीड को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं और ये सिंबल तो एवरेज का है ही। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू स्क्वायर रूट 8RT अपॉन पाई इंटू एम नॉट। यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है, फार्मूला आपको याद रखना है और आवश्यकता पड़ने पर R अपॉन एम नॉट के प्लेस पर K अपॉन एम आप लिख सकते हैं, यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला ये है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला होता है Vp इक्वल टू स्क्वायर रूट 2RT अपॉन एम नॉट। R अपॉन एम नॉट के प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट अप कर दें। बाकी चीजें सब हमने पहले ही आपको बताई हैं, आप नोट करें, फिर आपको हम समझाते हैं। अब आप देखें, अब तीनों स्पीड के फार्मूले आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आप बात करते हैं फॉर सेम गैस, सेम गैस की बात अगर आप करते हैं तो सेम गैस के लिए एम नॉट सेम हो जाएगा और टेम्परेचर भी सेम है। तो कई बार पूछा गया है कि तीनों स्पीड का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखें। अगर एम नॉट और टेम्परेचर सेम है तो यहाँ स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ 8 अपॉन पाई है, पाई 3.14 होगा। तो 8 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 3 से लेस होगी लेकिन 2 से ज्यादा होगी और यहाँ पे 2 है। तो इन तीनों फार्मूलों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि VRMS ग्रेटर देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड ग्रेटर देन BP। तो आप देखें, फॉर सेम गैस एट सेम टेम्परेचर VRMS ग्रेटर देन एवरेज स्पीड ग्रेटर देन BP। अब एक क्वेश्चन कई बार आया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो गैस के वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वही होता है हाफ mv²। जब स्पीड लेने की बात आती है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, VRMS भी ले सकते हैं, BP भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एवरेज स्पीड भी तो ले सकते हैं। तो क्या तीनों सही हैं? ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आप ध्यान से देखें। तीनों स्पीड में वर्चुअल स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड को ही माना जाता है। VP और एवरेज का फार्मूला आप केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब स्पेशली उसके बारे में पूछा जाए। अगर केवल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है तो 1/2 mv² होगा, केवल स्पीड की बात है तो यहाँ पर ये करेक्ट है, सॉरी सब चला गया। ये करेक्ट है आपका।
ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखिए, एक थ्योरी यह आती है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के पहले मोस्ट लिखा हुआ है, तो मोस्ट को कभी कभी बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल की वह वेलोसिटी है जो मैक्सिमम है। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की मीनिंग होती है कि बर्तन में जितने मॉलिक्यूल हैं तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में वेलोसिटी की वैल्यू नहीं मैक्सिमम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू मैक्सिमम है। जिस मॉलिक्यूल से ज्यादा, मतलब जिस स्पीड से ज्यादा मॉलिक्यूल मोशन करते हैं। मान लो एक मैदान में 50 बच्चे खेल रहे हैं, आपसे कहा गया सभी की स्पीड को एट ए टाइम आप डेटा बनाओ। आपने 50 बच्चों की स्पीड को किसी टाइम पे नोट किया। हो सकता है कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा हो, कोई बैठा हो। तो अब आप पूरे डेटा में ये देखेंगे कि वह कौन सी स्पीड है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट उस समय दौड़ रहे थे, उसी को मोस्ट प्रोबेबल माना जाएगा। तो वही थ्योरी यहाँ पर आती है। आप छोटे से एग्जाम्पल से देखें। मान लो किसी बर्तन में 20 करोड़ मॉलिक्यूल हैं और 6 करोड़ मॉलिक्यूल 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 10 करोड़ 350 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और 4 करोड़ 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। यहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बीपी होगी, क्योंकि 20 करोड़ में 10 करोड़ मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी समझते तब तो यह आंसर हो जाता, मिनिमम वेलोसिटी समझते तो यह आंसर हो जाता। तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं या मोशन कर रहे हैं। इसी पर एक ग्राफ होता है, वो भी आप देख लें। ये ग्राफ आप देख लें। कभी कभी पूछा जाता है, अगर आप एक्स एक्सिस पर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड लेते हैं और वाई एक्सिस पर आप लेते हैं एनवी। एनवी क्या है वो पहले हम बता दें। ये है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद सेम वेलोसिटी v। अगर आप एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी लेते हैं, वाई एक्सिस पर एनवी लेते हैं, तो एनवी क्या है? डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद सेम वेलोसिटी। तो अब आप देखें, इसमें पूछा जाता है जैसे ये पीक पॉइंट है, तो पीक पॉइंट के लिए कोई वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर होगी। और पीक पॉइंट के लिए एनवी की वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है कि इस वेलोसिटी से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, तो पीक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होती है उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या बीपी से डिनोट करते हैं। तो यही पूछा जा सकता है,
मान लो यहाँ पर कोई डेटा आपको दिया है, पूछा जाएगा ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, VRMS, BP या एवरेज। तो एक बार आप फिर देखें, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है और वाई एक्सिस पर क्या, NV। तो NV है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद सेम वेलोसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में वे मॉलिक्यूल जो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करने वाले मॉलिक्यूल के नंबर यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो VP होती है। ये ग्राफ आपको ये भी बताता है कि जब आप आगे चलोगे तो वेलोसिटी VP से ज्यादा है, लेकिन उन मॉलिक्यूल के नंबर कम है। पहले में है, अगर इधर चलोगे तो वेलोसिटी VP से लेस है, उन मॉलिक्यूल के नंबर भी कम है। और आपके सिलेबस में जो भी स्टडी की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे बर्तन में गैस है, आप देख लें, तो आपके पूरी स्टडी में ये माना जाता है कि पूरे बर्तन में गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में, मींस बर्तन के अंदर हर हिस्से का टेम्परेचर सेम है, इक्वल है। और जब टेम्परेचर इक्वल है तो हर पोर्शन में गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में सेम होती है। और आप जानते हैं गैस मॉलिक्यूल स्पेस में मोशन करता है, और स्पेस में वेलोसिटी को हम 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो सपोज करो ये गैस का मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी को हमने VRMS माना। अब गैस मॉलिक्यूल स्पेस में मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, Vx, Vy और Vz। क्योंकि टेम्परेचर सभी डायरेक्शन में सेम है, तो वेलोसिटी के सभी कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। ये थ्योरी हम लोग कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। तो ये है Vx स्क्वायर इक्वल टू Vy स्क्वायर इक्वल टू Vz स्क्वायर। ये केवल थर्मल इक्विलिब्रियम में एप्लीकेबल होता है। और 3D मोशन मैंने प्रोजेक्टाइल के बाद आपको बताया था, तो वहां हमने बताया था कि यहाँ पर VRMS स्क्वायर, वहां पर बताया था V स्क्वायर इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। यहाँ पर V आपका VRMS हो गया है। अब जब तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पर आप Vx स्क्वायर भी लिख सकते, यहाँ पर भी Vx स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर भी Vx स्क्वायर लिखेंगे। तो VRMS इक्वल टू 3Vx स्क्वायर। ये हुआ इक्वल टू 3Vx स्क्वायर। क्योंकि तीनों के इक्वल होने से हम यहाँ Vx स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी Vx स्क्वायर लिख सकते हैं। तो VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3Vx स्क्वायर, और Vx स्क्वायर इक्वल टू Vy स्क्वायर, तो इक्वल टू 3Vy स्क्वायर इक्वल टू 3Vz स्क्वायर। आप नोट करें इसे। ये थ्योरेटिकली पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तक आपको एक्सप्लेन किया, सारी चीजें आप लोगों को बताई। अब जो काइनेटिक थ्योरी का तीसरा वीडियो होगा पार्ट 3, उसमें आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे आप देख लें। उसमें आपको हम एटॉमिसिटी ऑफ गैस, बहुत मेन टॉपिक होगा वीडियो 3, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वीडियो 3 से क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद हम आपको पढ़ाएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, CP और CV। फिर गामा के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर गामा फॉर गैस मिक्सचर पढ़ेंगे, मेयर का फार्मूला पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर आपको हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें आएंगी, ये सब आपको हम पार्ट 3 में बताएंगे। तो पार्ट 2 का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।